अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। इस वक्त मुल्क के अवाम तारीखी महंगाई से परेशान हैं। अपोजिशन में महंगाई के खिलाफ कैंपेन करने वाली पीडीएम हुकूमत के दौर में अवाम बदतरीन महंगाई से गुजर रहे हैं। चीनी, बिजली, आटा, खाने पीने की दीगर अशिया की महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद बिजली की कीमतें हाईएस्ट स्लैब के लिए 50 रुपये फी यूनिट से तजावुज़ कर गई हैं, क्योंकि बिजली के बिलों में अवाम 30% रकम तो सिर्फ टैक्स की मद में अदा करते हैं और मौजूदा हुकूमत टैक्स ना देने वाले सेक्टर से टैक्स लेने के बजाय पहले से टैक्स देने वाले अवाम पर बोझ में इजाफा किया जा रही है। ज़राअत से मुंसलिक बड़े बड़े ज़मींदार, प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक कारोबार और रिटेलर्स पर हुकूमत तनख्वाहदार तबके की तरह टैक्स लगाने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को पैरों पर खड़ा करने के दावे तो करते हैं, मगर इकदामात वो कर रहे हैं जिससे पहले से महंगाई से पिसे हुए तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगाकर उनकी कमर तोड़ रहे हैं। शहबाज राना की खबर के मुताबिक मुल्क में तनख्वाहदार तबका एक्सपोर्टर्स और रिटेलर से तकरीबन 200% ज़्यादा टैक्स देता है। गुज़िश्ता माली साल में भी तनख्वाहदार तबके ने 264 अरब रुपए टैक्स दिया, जबकि एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स ने मिलाकर सिर्फ 89.5 अरब रुपए टैक्स अदा किया, जो तनख्वाहदार तबके से 175 अरब रुपए कम है। एक्सपोर्टर्स ने 27.7 अरब डॉलर्स की बरामदात की, जबकि सिर्फ 74 अरब रुपए टैक्स अदा किया, जबकि रिटेलर्स ने सिर्फ 15.6 अरब रुपए टैक्स दिया, जो कि मुल्क की टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन का सिर्फ 0.4% है। हालांकि रिटेल सेक्टर का मईशत में हिस्सा 19% है। खबर के मुताबिक हालिया बजट में हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके के टैक्सेस में इजाफा कर दिया है, मगर 5000 रिटेलर्स को उनकी रजिस्ट्रेशन की शराइत आसान करके आज़ाद छोड़ दिया है। जबकि ज़राअत का मुल्क की मईशत में हिस्सा 22% से ज़्यादा है, मगर सूबों ने इस सेक्टर से 4 अरब रुपए से भी कम टैक्स इकट्ठा किया है। गरीब किसानों पर टैक्स ना लगाइए, मगर बड़े बड़े ज़मींदारों पर तो लगाइए। भारत का एक शहर पाकिस्तान के पूरे सूबों से ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करता है, मगर हुकूमतें मुल्क को पैरों पर खड़ा करने के दावे किए जा रही हैं और पहले से टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट का बोझ बढ़ाई जा रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो 10% भी नहीं है, जबकि भारत का 16%, नेपाल का 17% है। और यही वजह है कि पाकिस्तान मुसलसल खसारे किए जा रहा है और मुल्क का टोटल कर्जा गुज़िश्ता 5 सालों में 24,000 रुपये से बढ़कर 59,000 अरब रुपए पर पहुंच गया है। ऐसे चलेगा तो मुल्क कैसे चलेगा? हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो खुद चेयरमैन FBI रहे और उन्होंने चीज़ें बदलने की कोशिश की, मगर खुद उनके बकौल इतनी ज़्यादा उनको अपोजिशन का सामना करना पड़ा कि उन्हें एग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन का वो शिकार हो गए। साथ ही ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने दिसंबर 2021 में कहा था कि पाकिस्तान एक गोइंग कंसर्न नहीं है, मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। और जब उन्होंने कहा तो उन पर हर तरफ से तनकीद होने लगी, मगर फिर 3-4 महीने बाद ही वो सब कुछ को नज़र आने लगा कि ये तो मुल्क वाकई डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, करंट अकाउंट खसारा काबू से बाहर हो रहा है। हमारे साथ शहबाज रज़ी साहब मौजूद हैं। शहबाज साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शहबाज साहब, तनख्वाहदार तबका क्या करे? वो भी रिटेलर्स की तरह, इसके अलावा एग्रीकल्चर लॉबी की तरह, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह एक अपनी लॉबी बना ले और लॉबी बना के फिर प्रेशराइज करे तो ही उन्हें कोई रिलीफ मिलेगा? क्या करें? उनका कोई प्रेशर नहीं है, तो जो भी उनके साथ होता है उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है, सिंपल एज दैट। और जहाँ तक आप रिटेलर की बात कर रहे हैं, मेरा जो डेडलॉक हुआ था वो रिटेलर के साथ ही हुआ था, अगर आपको याद है। तो अगर जब तक आप रिटेलर्स, और आपने रिटेलर की बात की, मैं रिटेलर के साथ एक और चीज़ इन्वॉल्व करता हूँ, वो है आड़ती, जो एग्रीकल्चर कमोडिटी में डील करता है, जो कि किसान से लेता है और बाज़ार में बेचता है। वो और रिटेलर मिलके तकरीबन 40% पाकिस्तान की इकनॉमी को डील करते हैं और उनका टैक्स नहीं होने के बराबर है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम उनसे टैक्स क्यों इसलिए ले सकते कि वो एक बाज़ार माफिया है। अगर आप उनको ज़रा सा भी हाथ डालते हैं तो शटर बंद कर देते हैं, और कोई भी हुकूमत हमारी इतनी ताकतवर नहीं होती, चाहे वो मिलिट्री गवर्नमेंट है, कि वो शटर पावर से लड़ सके। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुझे कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर आप शटर पावर से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम सही नहीं हो सकता, ये बिल्कुल क्लियर बात है। तो हमने देखा मिफ्ता इस्माइल साहब ने कोशिश की तो मरीम नवाज साहिबा ने ट्वीट कर दिया और फिर मिफ्ता इस्माइल कामयाब नहीं हुए। जब आपने कोशिश की तो आपने एक इंटरव्यू में बताया कि आपकी तो जो मीटिंग हुई वो एक सिविलियन इदारे की बिल्डिंग में नहीं हुई, फिर एक अस्करी इदारे की बिल्डिंग में हुई, फिर भी मामला नहीं। वो क्या हुआ? मैं बताता हूँ। मेरी जो मीटिंग ट्रेडर्स के साथ जब मेरा डेडलॉक हो गया तो उसी ज़माने में फजलुर रहमान साहब का धरना चल रहा था। तो जब चीज़ें टेंशन पे पहुंच गई तो मुझे एक अस्करी इदारे के DGC के साथ मेरी मीटिंग हुई। उस कमरे में मीटिंग हुई, मैं था और ट्रेडर्स के नुमाइंदे थे। और उन्होंने मतलब आप उनकी जुर्रत देखें कि वो ट्रेडर का नुमाइंदा खड़ा हुआ DGC साहब के सामने और उसने कहा, सर मेरी सेल 100 रुपये है
और मैं सेल पर 50 पैसे देता हूँ, 100 रुपये की सेल पर 50 पैसे टैक्स देता हूँ, जो बिजली का मीटर है बस। और शब्बर साहब मुझसे 100 पर 15 रुपये मांग रहे हैं, ये तो मैं नहीं दूंगा, आप जो मर्ज़ी कर लें। उन्होंने कहा सर आप भी हैं, आप जो मर्ज़ी कर लें, मैं ये 100 रुपये की मेरी सेल है और इस पर मैं देता हूँ 0.5 पर, 0.25 और 0.5, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। शब्बर साहब मुझे कह रहे हैं कि 100 पे 10 मांगना है, ये आपके सामने बैठे हैं, इनसे फैसला कर लें, मैंने नहीं देना, अदरवाइज़ हड़ताल जारी है, आपका जिम्मा है, आप कैसे संभालेंगे। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो डीजीसी साहब ने उन्हें कहा कि ठीक है, अभी आप मुझे कहा कि आप इसको डेफर करें, हम आपसे बाद में बात करेंगे। और ये जनरल फैज़ हमीद डीजीसी नहीं डीजीसी नहीं थे उसको कोई, वो जनरल फैज़ हमीद तो ISI चीफ हो चुके थे, डीजीसी कोई और साहब थे। ओके, उन्होंने आपसे कहा कि बस इसको जारी नहीं उन्होंने ये कहा कि अभी नहीं, उन्होंने कहा कि अभी आप इसको डेफर करें, हड़ताल को, उनको कहा, वो हड़ताल पे जा रहे थे, उन्हें कहा आप हड़ताल नहीं करें, मुझे कहा कि आप डेफर करें, फिर हम बैठ के बात करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस सब में क्या कर रहे थे? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस सब में ये कह रहे थे कि तुम जो कर सकते हो करो, उन्होंने मुझे कहा कि मैं फजलुर रहमान के धरने से बड़ा खौफज़दा हूँ, तो इसलिए ना करो। टेक्निकली यस, ना करो, मतलब इस वक्त नहीं करो, उसको डेफर करो। मैं बता देता हूँ, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि तुम जहांगीर तरीन के साथ जाके बैठे, इनके साथ नेगोशिएशन करो, और फिर नेगोशिएशन में यही हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है आप इसको थोड़ा 1-2 महीने डेफर करें। फिर हमने एक उनके साथ एग्रीमेंट किया, वो भी बड़ा लूज एग्रीमेंट था, वो नहीं मान रहे थे, मगर उसमें लाहौर के 2-4 बड़े थे और पिंडी वाले थे, उन्होंने कहा कि हम किसी भी हाल में टैक्स नहीं देंगे। मैंने कहा हम डेफर नहीं करेंगे। और फिर अगर आपको याद हो तो कराची गवर्नर हाउस में जब मैं आया था उस वक्त इमरान खान के साथ, तो कराची के ट्रेडर्स ने मेरे साथ फिजिकल बदतमीज़ी की थी, अगर आपको याद हो तो, उन्होंने मतलब तकरीबन, और वो कह रहे थे कि हमें टैक्स नहीं देना, हम बाज़ार वाला कोई टैक्स नहीं देगा आपको। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि जो बाज़ार कराची का लियाकताबाद का बाज़ार है, उसका टैक्स पूरे लाहौर के टैक्स से ज़्यादा है। यहाँ भी बड़ा फ़र्क है। अगर पेशावर देता है 100 रुपये, पेशावर देता है 10 रुपये, तो लाहौर देता है 20 रुपये और कराची देता है 50 रुपये। मतलब ये रेशो इस तरह है। मतलब यहाँ पे ये भी आपको नॉर्थ, जितना आप नॉर्थ पे जाते जाएंगे, टैक्स कलेक्शन दुकानदारों की कम होती जाएगी। और इसमें भी वही सारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट डोमिनेट करते हैं। पॉलिटिकल इंटरेस्ट डोमिनेट करते हैं। नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि जो अंजुमन ताजरान या रिटेलर्स की एसोसिएशंस हैं, देखिए इसमें 2-3 बड़े मसाइल हैं। एक चीज़ आप उसको और समझें, ये जब टैक्स में जाएंगे ना, तो इनका पूरा कारोबार कमले के सामने खुल जाएगा। ये स्मगल गुड्स में डील कर रहे हैं, ये अंडर वाइसिंग गुड्स में डील कर रहे हैं, ये अनटैक्स गुड्स में डील कर रहे हैं, ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड की गुड्स में डील कर रहे हैं। कराची में कितनी सारी चीज़ें हैं जो स्मगल गुड्स मिलती हैं। तो ये किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन में जाने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए इनके 2 इशू हैं। एक तो ये इशू ये है कि वो टैक्स में नहीं देना चाहते। दूसरा उनका ये है कि कराची में आप चले जाएँ, बाज़ारों में पूरा प्लाजा खुले। मैंने मिसाल देता हूँ, एक कराची में कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है, डिफेंस में, क्रिस्टल में, जिसमें सिल्क का कपड़ा मिलता है। ठीक है, सिल्क का सारा कपड़ा पाकिस्तान में स्मगल्ड है। वो बेचारा टैक्स कहाँ से देगा कि वो उसकी जो गुड्स हैं वही स्मगल्ड है। तो शाहजेब साहब, ये जो मर्ज है ये बहुत शदीद है, ये हम इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, और अगर आपने इसको सही नहीं किया तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। मतलब ये बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है। मतलब ये आप इसको रियलाइज़ तो करें ना कि अच्छा, इसमें आप मुझे बताएं, कोई मिठाई वाला, कोई रेस्टोरेंट वाला, कोई गोश्त वाला, कोई दूध वाला टैक्स देता है? आपने कभी देखा है किसी मिठाई वाले को टैक्स देते हुए, या किसी दूध वाले को, किसी गोश्त वाले को, किसी को टैक्स देखा है? तो ये तो पूरा एक सिस्टम है। अच्छा, अब जहाँ तक आपने सवाल किया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के 2 मसाइल है। पहला मसला तो ये है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का रेट 15% मैक्सिमम है, जबकि गवर्नमेंट का रेट 30 है। और मैं सिंध का फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूँ केयर टेकर में, और मैं आज आपके यहाँ रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि सिंध में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट ही नहीं है। मतलब आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप मुझे क्या कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर रिकवर नहीं हो रहा? भाई, पंजाब में मुझे बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है उसमें कितने आदमी काम करते हैं? मुझे समझा दें इस वक्त वो डिपार्टमेंट किसके अंडर में है और कौन उसका इंचार्ज है, उसमें कितने आदमी काम करते हैं? कोई डिपार्टमेंट है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले को दिया गया है, वो कलेक्ट करते हैं, उन्हें अलिफ बे भी नहीं आती उसकी, वो जो बंदा वॉलंटरी दे जाता है वो दे जाता है। बाकी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की रिकवरी में इंटरेस्टेड ही नहीं है।